हेलो फ्रेंड्स, रॉयल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं के एन माथुर। मैं अभी आपसे फायर सिलेबस के बारे में बातचीत करूंगा कि फायरमैन की भर्ती के लिए जो सिलेबस है वो क्या है, क्या सब्जेक्ट है। इस सिलेबस में हो सकता है थोड़ा बहुत फेरबदल हो, लेकिन 2015-16 की भर्ती में होने वाला जो सिलेबस था लगभग वही सिलेबस होने की उम्मीद है। अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट ऐड होगा तो उसको हम अपने सिलेबस में इंक्लूड कर लेंगे, और कोई डिलीट होगा तो उसको हम हटा देंगे। तो हम चलते हैं सिलेबस की ओर। इस सिलेबस के दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, हिंदी, साइंस, जीके इत्यादि के सब्जेक्ट हैं। और ये सब्जेक्ट भी जो है चेंज होने की संभावना है। इनमें से क्या डिलीट होता है, क्या ऐड होता है और क्या चेंजेस होते हैं, इस सब्जेक्ट के बारे में जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो आपको बाद में डिटेल से बताएंगे। मैं अभी आपको केवल 5 सब्जेक्ट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी दूंगा। तो चलते हैं हम अपने 5 सब्जेक्ट्स की ओर। ये पार्ट बी के सब्जेक्ट्स हैं। वैसे पार्ट बी के सब्जेक्ट्स को भी दो भागों में बांट सकते हैं हम। पहले वो सब्जेक्ट हैं जो कि फायरमैन के सिलेबस में हम पढ़ चुके हैं, यानी कि वे सामान्य सब्जेक्ट जो कि आपने फायरमैन का अगर कोर्स किया होगा कहीं से भी तो वो सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे। लेकिन इनमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो फायरमैन के सिलेबस में भी नहीं है और आपको उनका टीचिंग मटेरियल भी और कहीं मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो है उसकी किताबें भी अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो है आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आके उन सब्जेक्टों को पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट तो आपके फायरमैन के सिलेबस में आप पढ़ चुके हैं, जिन्हें भी हम बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे। और हम जो आपको पढ़ाएंगे उसका मेन उद्देश्य होगा कि हम अपने सिलेबस को फायरमैन के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से किस प्रकार से आपको बताएं, ताकि आपको जो भी कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल उसमें आता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप के ऑनलाइन होने वाले हैं, तो उस तरह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। पहला जो सब्जेक्ट है उसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ कंबशन। ये सब्जेक्ट बहुत ही विस्तृत सब्जेक्ट है, सबसे बेसिक सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा जो मटेरियल है इसी के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले तो आपको केमिस्ट्री ऑफ कंबशन पढ़ने की आवश्यकता है। आग लगने के क्या क्या कारण हैं, किन की वजह से आग लगती है, आग लगने की क्या सामग्री चाहिए, आग को बुझाने के क्या सिद्धांत हैं, आग का क्लासिफिकेशन क्या है। इसके अलावा जो मटेरियल इन्वॉल्व इन फायर, आग के अंदर क्या क्या सामान जलता है, जैसे कि जो है सॉलिड पदार्थ है तो सॉलिड पदार्थ की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उनको कितने भागों में बांटा गया है। इसके बाद में जो है उसके अंदर जो दूसरे जो लिक्विड है तो लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज़ है, गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो है कई चीज़ों की, जैसे मान लो मैं आपको बता दूँ फॉर एग्जांपल कि आपको जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक हीट है, ये बहुत सारी कैलोरीफिक वैल्यू है, टेम्परेचर को कन्वर्जन करने की बातें हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे इसके अंदर है जो कि आपको बहुत विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता होगी। इसके बाद में दूसरा जो सब्जेक्ट इसमें है फायर ड्रिल इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। ये सब्जेक्ट आपने फायरमैन के कोर्स में नहीं पढ़ा होगा। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ये इंडस्ट्रीज़ में होने वाली फायर ड्रिल है, जिसको हम लोग आमतौर पे दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं मॉक ड्रिल और एक को बोलते हैं टैक्टिकल एक्सरसाइज। टैक्टिकल एक्सरसाइज में क्या होता है कि हम मान के चलते हैं किसी जगह पे, मान लीजिए यहाँ पे एक बिल्डिंग के किसी स्टोर में आग लगी हुई है। उस स्टोव की आग को बुझाने के लिए जो है क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ किए जाएंगे, कैसे कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, तो उसको हम एक्चुअल में जो है एक आग जला के और उसको बुझाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से इसको करते हैं। लेकिन जो फायर ड्रिल होती है, जिसको हम मॉक ड्रिल बोलते हैं, उसके अंदर बेसिकली इवैक्यूएशन प्लान होता है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जैसे हो गई तो वहाँ पे महीने में 6 महीने में एक बार या साल में 2 बार या कभी कभी जो है 3-3 महीने में भी जो हम करते हैं, तो वहाँ पे ये माना जाता है कि जैसे बिल्डिंग में आग लगती है तो किस प्रकार से अलार्म बजेगा, अलार्म बजने पे जो है कौन कौन सी एजेंसियाँ जो है काम करेगी, और उस बिल्डिंग में रहने वाले या उस इंडस्ट्रीज़ में रहने वाले व्यक्तियों की क्या क्या जिम्मेदारी होती है। इनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको कि जो है डेडिकेटेड फायर बुझाने के लिए या रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए या फर्स्ट एड देने के लिए लगाया जाता है। तो उसमें जो है सभी तरह की जो एजेंसीज़ हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है बेसिकली, जिसमें कि जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, फायर डिपार्टमेंट हो गया, सेफ्टी डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस या जो है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो गया। इन सभी के जो हेड है, उनकी जो टीम है, उनके इमरजेंसी में क्या क्या काम है, क्या क्या जिम्मेदारी है, ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वे सब चीज़ें विस्तार से हम जो है फायर ड्रिल के अंदर बात करेंगे। और इसके बाद में फायर प्रिवेंशन। फायर प्रिवेंशन का मतलब होता है बेसिकली कि हम आग को लगने ही ना दें। आग को बुझाना तो तब होता है जब आग लग जाएगी, तब हम उसको बुझाएंगे। लेकिन फायर प्रिवेंशन में हम वो सब टेक्निक सीखते हैं
जिसके अंदर कि जो भी प्रिकॉशंस लिए जाने हैं आग को नहीं लगने के लिए, वो हम सीखते हैं। और इसका भी बहुत बड़ा, और ये सब्जेक्ट जो था ये भी आपके फायरमैन के सिलेबस में नहीं था, और ये भी एक नया सब्जेक्ट है जिसको कि हम विस्तार से पढ़ेंगे। और फायर प्रिवेंशन के जो अंदर जितने भी नियम या कानून हैं आग से बचने के लिए, उनकी भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद में है फायर प्रोटेक्शन। फायर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि जब आग लग जाती है तो उससे बचने के लिए भवन के अंदर क्या क्या आग बुझाने के संसाधन लगाए जाते हैं। उसका एक और सब्जेक्ट भी है जो फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये फायर प्रोटेक्शन जो है दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम और एक होता है पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। तो पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में हम बिल्डिंग के अंदर उन चीज़ों को लगाते हैं जो कि आग लगने ही ना दे, और जो एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होता है जिसमें आग बुझाने के संसाधन एक्विपमेंट लगाए जाते हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गया, जैसे हाइड्रेंट सिस्टम हो गया, होज व्हील सिस्टम हो गया, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, एडवेंचर सिस्टम हो गया, या जितने भी फायर फाइटिंग के क्लीन गैस के सिस्टम्स वगैरह हैं, CO2 DCP के सिस्टम्स हैं, ये सिस्टम आग बुझाने के प्रोटेक्शन सिस्टम के रूप में लगाए जाते हैं। इसके बाद में जो है फायर पंप के बारे में हम बात करते हैं। ये सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हो गए, फायर पंप अलग है और फायर पंप्स फायर विस्क ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो फायर पंप अलग सब्जेक्ट है, फायर विस्क इन द इलेक्ट्रिसिटी ये अलग सब्जेक्ट है बेसिकली। तो फायर पंप आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो विस्तार से पढ़ाया जाता है, कितने तरह के पंप होते हैं, कौन सा पंप फायर सर्विस में काम में लिया जाता है, उसके क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो पंप कितने तरह के होते हैं। फिर उसमें प्राइमिंग सिस्टम भी आ जाएंगे, उसमें कूलिंग सिस्टम भी आ जाएगा। तो ये बहुत विस्तार से फायर पंप्स को हम पढ़ते हैं। फिक्स पंप कौन से होते हैं, पोर्टेबल पंप कौन से होते हैं, मोबाइल पंप्स कौन से होते हैं, गाड़ी के अंदर इनबिल्ट पंप कौन से होते हैं। तो ये भी बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है। इसके बाद में जो है फायर रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से लगने वाली आग के क्या क्या खतरे हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। फायरमैन जब किसी बिल्डिंग में जाता है, वहाँ पे अगर बिजली की आग लगी होती है तो बिजली की आग को बचाने के किसी व्यक्ति का बचाव करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रखे जाते हैं, वे सब बातें भी इसमें रखते हैं। और बिजली की आग से लगने वाले जो है क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो हम देखेंगे। फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन के अंदर है किसी भी भवन में, किसी भी जो है इंडस्ट्री में परमानेंटली भवन में लगाए जाने वाले अग्निशमन संस्थान जो आग बुझाने के लिए लगाए जाते हैं। बेसिकली ये फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन जो होती हैं, ये किसी भी भवन में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा फायर ब्रिगेड के आने के पहले काम करने वाले संस्थान है। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गया, होज व्हील हो गई, हाइड्रेंट सिस्टम हो गया, लैंडिंग वॉल सिस्टम्स हो गए। तो ये सिस्टम जो है दो प्रकार के होते हैं। एक जो है हैंड सप्लाई होती है, जो हाथ से चलाए जाने वाले इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए, सीलिंग हुक हो गया, बकेट्स वगैरह हो गई। दूसरा होता है पाइप सप्लाई। पाइप सप्लाई फिर दो तरह की होती है, उसमें एक तो वाटर जिसमें आता है वो पाइप सप्लाई हो गई, दूसरा अदर देन वाटर जैसे कि जो है क्लीन गैस हो गया, DCP हो गया, CO2 हो गया, फोम हो गया, ये इंस्टॉलेशंस अलग होती है। और ये जो फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशंस होती है ये बहुत विस्तृत है, बहुत तरह की है, उसमें बहुत सवाल आते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स के अंदर भी, तो इनको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद में हैज़ार्डस गुड्स। ये हैज़ार्डस गुड्स जो होते हैं इसका मतलब है खतरनाक पदार्थ। इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे केमिकल्स काम पे लिए जाते हैं, और वो जो केमिकल्स हैं उनमें कौन कौन से तरह के हैं, तो 9 प्रकार के हैज़ार्डस गुड्स होते हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, कौन कौन सी क्लास में कौन कौन से हैज़ार्डस गुड्स आते हैं, इनकी क्या प्रिकॉशंस होते हैं, इनकी फायर फाइटिंग किस प्रकार से होती है, ये सब चीज़ें विस्तार से इसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद में होज एंड होज फिटिंग, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जो आप ऑलरेडी विस्तृत रूप से जो है फायरमैन कोर्स में पढ़े होंगे। हम इसको जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्वेश्चन बनते हैं, अभी जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक टर्म है बर्नेटाइजिंग। अब ये होज से संबंधित टर्म है, लेकिन आपने हो सकता है सुनी ना हो। तो ये एक केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है होज के फाइबर्स, होज बनाने के लिए जो फाइबर्स यूज़ किए जाते हैं उनको, जो कि होज को सड़ने से बचाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो सवाल है उसमें बहुत सिंपल से दिखने वाले सब्जेक्टों के अंदर भी बहुत ही कठिन सवाल बनते हैं। तो जब तक आप जो है किसी प्रोफेशनल ट्रेन पर्सन से अपनी ट्रेनिंग नहीं लेते तब तक आपको जो है उस सवालों का कुछ मालूम नहीं चलता है। इसके बाद में जो अगला सब्जेक्ट है वो है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। नेशनल बिल्डिंग कोड जो भारत सरकार का है, BIS का, उसके अंदर विस्तृत रूप से जो है बिल्डिंग्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें कि सभी तरह की जो है बिल्डिंग्स है, इसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है, मर्केंटाइल है, ऑफिस बिल्डिंग्स वगैरह हैं। तो इसमें इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का क्या क्लासिफिकेशन है, कितने प्रकार की इंडस्ट्रीज होती है, इनको बेसिकली जो है हैज़र्ड्स के रूप में के अनुसार उनको बांटा गया है। लो हैज़र्ड की कौन सी इंडस्ट्रीज़ है, मीडियम हैज़र्ड्स की कौन सी इंडस्ट्रीज़ है, हाई हैज़र्ड्स की कौन सी इंडस्ट्रीज़ है। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी आपने फायरमैन के सिलेबस में नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, विस्तृत सब्जेक्ट है। इसके बाद में जो है इन्फ्लेमेबल लिक्विड, और उसके बाद में वेपर्स एंड गैसेस, ज्वलनशील लिक्विड तरल पदार्थ, वाष्प और गैसें, इनके गैसों के नियम होते हैं।
लिक्विड जो है जलने के बाद में जो है इनकी जो है फ्लेमेबल लिमिट्स वगैरह होती है। तो इसके संबंध में बहुत सारी चीज़ें, और ये सब्जेक्ट भी आपका विस्तार से फायरमैन के सिलेबस में नहीं होता है, इसलिए आपको विस्तृत पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद में लाइटिंग एंड हीटिंग सिस्टम जो है ये बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का भाग है, जिसमें कि किसी भी बिल्डिंग के अंदर जो है कितनी लाइट होनी चाहिए, किस प्रकार की लाइट होनी चाहिए, उस लाइट से जो है क्या किस प्रकार के जो है काम के लिए कौन सी लाइट आवश्यकता है। बिल्डिंग के अंदर जो है कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर बनाने के लिए हीटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, वेंटिलेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है, कितनी जो है तापमान को मेंटेन किया जाता है। जैसे आपके कंप्यूटर सिस्टम की जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर कूलिंग सिस्टम मेंटेन किया जाता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो तब भी वहाँ का टेम्परेचर, नहीं तो क्या होता है कि कंप्यूटर्स की जो सिस्टम्स होते हैं वो ख़राब होने की संभावना होती है। तो ये सब बातें उसमें बात करते हैं। इसके बाद में है मीन्स ऑफ एस्केप। किसी भी भवन के अंदर से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए जो रास्ते बने होते हैं उनको बोलते हैं मीन्स ऑफ एस्केप। ये सब्जेक्ट भी आपने फायरमैन के सिलेबस में नहीं है, और ये भी बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है कि बाहर निकलने का रास्ता जो है कितना दूर होना चाहिए, इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, जो सीढ़ियाँ बनी होती है सीढ़ियों की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। क्योंकि जब कभी भी जब बिल्डिंग में आग लगती है तो लोग बाग भवनों में फंस जाते हैं, और उन भवनों से उनको सुरक्षित बाहर निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। उसके लिए मीन्स ऑफ एस्केप बाहर निकलने के कौन से आपने देखा होगा भवनों में कई बार जो है जो पीछे की सीढ़ियाँ होती है वहाँ पे सामान रख दे दिया जाता है, अलमारियाँ रख दी जाती है, रस्सों के अंदर कॉरिडोर को जो है ब्लॉक कर दिया जाता है, या फायर इक्विपमेंट्स को बंद कर दिया जाता है। तो हम जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार जो है मीन्स ऑफ एस्केप को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इससे संबंधित जो सवाल है या ये सब्जेक्ट है आपको विस्तार से। उसके बाद में पोर्टेबल फायर अप्लायंसेस, इसमें हाथ से चलाए जाने वाले जो उपकरण है, जैसे कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह आते हैं, फायर बकेट्स वगैरह आती है, बीटर्स वगैरह आते हैं। तो ये जो पोर्टेबल अप्लायंसेस हैं ये बहुत विस्तृत रूप में इसका अलग अलग तरह के इसमें जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया क्या होता है, इनके ऑपरेटिंग मैकेनिज्म क्या हैं, किस प्रकार से इनको चलाया जाता है, इनके पार्ट्स के क्या क्या नाम हैं, इनको जो है कितने प्रेशर पे रिफिल किया जाता है, कब कब इनको वापस से रिफिल किया जाता है। बहुत सारे सवाल आपके प्रीवियस पेपर के अंदर इस पर आए हुए हैं, और ये भी सब्जेक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसके बाद में है रिपोर्ट राइटिंग। जब फायर सर्विस के अंदर कोई भी आग लग जाती है तो उसके बाद में आके कई प्रकार की रिपोर्ट्स बनाई जाती है। इसमें जो है फायर रिपोर्ट्स महत्वपूर्ण हैं, इसके अलावा इंसिडेंट रिपोर्ट्स वगैरह होती है। तो किस प्रकार से रिपोर्ट बनाई जाती है, क्या परफॉर्मेंस होती है, क्या क्या उसकी आवश्यकता होती है, क्या इन्फॉर्मेशन देना आवश्यक है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कानूनन देना आवश्यक है, आप उसको छुपा नहीं सकते। तो इस प्रकार की जो रिपोर्ट राइटिंग्स होती है किस प्रकार से लिखी जाती है, क्या लैंग्वेज उसमें लिखी जाती है, कौन लिखता है, कहाँ उसको रिपोर्ट को भेजा जाता है, ये सब बातें इसमें आती है। ये सब्जेक्ट भी आपने फायरमैन के सिलेबस में नहीं पढ़ा है, ये भी नया सब्जेक्ट है। इसके बाद में साल्वेज सब्जेक्ट आपका फायरमैन का पुराना पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है। बेसिकली इनडायरेक्ट लॉस से बचने को हम साल्वेज बोलते हैं। फायर के दौरान दो प्रकार के लॉसेज होते हैं, एक होता है डायरेक्ट लॉस, एक होता है इनडायरेक्ट लॉस। तो जो डायरेक्ट लॉस होता है वो आग में वास्तविक रूप से जल जाने वाली वस्तु होती है, जबकि इनडायरेक्ट लॉस जो होता है वो बेसिकली आग के दौरान की गई तोड़फोड़, चाहे वो जो है फोर्स एंट्री के लिए तोड़फोड़ की गई हो, चाहे जो है वो वेंटिलेशन के लिए की गई हो। तो इस प्रकार से जो तोड़फोड़ की जाती है फायरमैन के द्वारा किसी आवश्यक कार्य के लिए, वो उनसे होने वाला नुकसान, जो पानी यूज़ किया जाता है आग के दौरान, पानी जो इकट्ठा हो जाता है, या जो सामान जो है धुएँ से, ताप से, हीट से जो ख़राब हो जाता है, ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट लॉस है। और इस इनडायरेक्ट लॉस से बचने को हम बोलते हैं साल्वेज। तो ये साल्वेज से संबंधित जो है साल्वेज के कौन कौन से उपकरण होते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती है, क्या क्या स्ट्रेटजीज होती है, ये सब इस पर पढ़ेंगे। इसके बाद में वेंटिलेशन सिस्टम, किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, किसी भी इंडस्ट्रीज़ में, किसी भी बेसमेंट में जो हवा का आवागमन है, वेंटिलेशन सिस्टम है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने क्यूबिक मीटर हवा उसमें है, कितने चेंज होते रहना चाहिए हवा, तो ये सब बातें जो है वेंटिलेशन सिस्टम में आएगी। उसके बाद में है वाटर सप्लाई। आग बुझाने का जो सबसे अच्छा, सबसे सुगम, सबसे सस्ता उपलब्ध मीडिया है वो है वाटर, पानी। तो पानी आग को बुझाने के लिए जो महत्वपूर्ण संसाधन है वो कहाँ से मिलेगा, इसके लिए जो है स्टैटिक टैंक कहाँ कहाँ होते हैं, अंडरग्राउंड टैंक होते हैं, ग्राउंड टैंक होते हैं, ओवरहेड टैंक्स होते हैं, टाउन मेन के लिए जो अलग से होते हैं, डेडिकेटेड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए अलग से टैंक बने होते हैं। तो वाटर सप्लाई जो है हमको किस प्रकार की आग के लिए कितना पानी चाहिए, ये सब बातें जो है हम वाटर सप्लाई में करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपका सिलेबस बहुत ही वास्ट है, बहुत ही नए सब्जेक्ट इसमें है जो आपने पहले नहीं पढ़े हैं, और इस सब्जेक्टों के ऊपर कोई ऑथेंटिक किताबें भी उपलब्ध नहीं हैं, कोई टीचिंग मटेरियल उपलब्ध नहीं है। केवल कुछ पुराने पेपर्स के अंदर कुछ सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वो सब्जेक्टों को खाली विस्तार से अगर आपको पढ़ना है तो आपको एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे एक अच्छे इंस्ट्रक्टर के अंडर में पढ़ना चाहिए। बाजार में बहुत सारे लोग बाग हैं जो इस तरह की कोचिंग कर रहे हैं, और बहुत सारे टीचिंग मटेरियल अवेलेबल है जो कि
सही नहीं है, उनमें जो है सवाल सही नहीं है, कईयों के आंसर सही नहीं है। इवन बहुत सारे सवाल ऐसे भी हैं जो हमारे पिछले 2015 या 16 के पेपर में आए हुए हैं, उनमें भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो गलत है। मैं जब आपको ऑनलाइन टीचिंग दूंगा तो बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से कौन कौन से सवाल ऐसे हैं जो कि उनमें नहीं थे, आउट ऑफ सिलेबस भी आती है। ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस के अलावा भी आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपसे पूछे गए हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में ना तो यहाँ पे हैं दिए हुए आपके सिलेबस में, ना ही आपने फायरमैन के सिलेबस में पढ़े हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो है BIS कोड। अब प्रत्येक फायर इक्विपमेंट के लिए BIS का एक कोड है। अभी उन कोड की विस्तृत जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि 2-4-5 सवाल उसमें से भी आ जाते हैं। NFPA कोड, नेशनल फायर प्रोटेक्शन का जो कोड है वो इंटरनेशनल कोड है जो कि अभी फायरमैन के लेवल का नहीं है, लेकिन फायरमैन के सब्जेक्ट के अंदर फायरमैन के एग्ज़ाम में उनको भी पूछा गया है और उसको भी आपको बताया जाएगा। एक आध सवाल जो है OSHA कोड से भी पूछा गया है, नेशनल बिल्डिंग कोड से सवाल पूछे गए हैं। तो कोई भी सवाल जो आपके एग्ज़ाम में संभावित रूप से आने की संभावना है, उससे संबंधित जो भी सब्जेक्ट है उसको हम बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे और उसके ऊपर आपको वीडियोस मिलेंगे, आपको जो है टीचिंग मटेरियल मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, उसके ऊपर पुराने पेपर्स जो है सब आपको मिलेंगे विद आंसर शीट, ताकि आप जो है अपने आप को इवेल्यूट कर सकें। क्योंकि ये एग्ज़ाम केवल आपको पास करना नहीं है, ये एग्ज़ाम एक गवर्नमेंट की जॉब के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए है। और अगर आपने इसको बहुत ही मेहनत से नहीं किया और अभी से नहीं किया, जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतनी ही आपकी सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है। आप अपने जो है नोटिफिकेशन के आने का देर मत कीजिए, इंतज़ार मत कीजिए, आप आज से ही लग जाइए और आपको यहाँ से गाइडलाइंस मिलती जाएगी, आपको वीडियोस मिलती जाएंगी, आपको टीचिंग मटेरियल मिलता जाएगा। तो आप जो है लगातार, और मुझे उम्मीद है क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट, जो मेरे राजस्थान स्वायत्त शासन संस्थान में मुझसे जो पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, उनका भी बहुत सारों का लोगों का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। राजस्थान के लगभग प्रत्येक फायर स्टेशन के अंदर कहीं भी आप जाओगे तो मेरा कोई ना कोई स्टूडेंट आपको मिल जाएगा और इसका मुझे बहुत ही फ़ख्र है, बहुत ही मुझे इसका अभिमान है कि जो है मैंने एक अच्छी ट्रेनिंग दी है लोगों को। और केवल मुझे ट्रेनिंग का शौक़ है, पढ़ाने का शौक़ है बोल के ही मैं इस उम्र में भी आपको पढ़ाने के लिए इतना एक्टिव हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप रॉयल अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपने आप को सफल बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।